गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो एक बार फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए आज जो है वीवीआई क्वेश्चन फिर से सिलेक्ट किया हूँ। आने वाले तमाम एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इन क्वेश्चन को ज़रूर देखिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो कि आने वाले एग्जाम में आने की संभावना 100% है। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले आप सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। आप लोग पूरे वीडियो देखते हैं और जो है सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ कि सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू की है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केरल के द्वारा ऐसा किया गया है। केरल राज्य ने एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना शुरू की है। इस योजना को 3 साल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, यानी हर एक पंचायत में एक खेल का मैदान होगा। और इस तरह से ध्यान रखिएगा कि केरल के सीएम कौन है, तो पिनरई विजयन, और वहाँ के गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान। राजधानी कहाँ है केरल की, तो तिरुवनंतपुरम। आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, केरल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जितने भी वीडियो क्वेश्चंस हैं बहुत वीवीआई है, तो आप पूरे वीडियो को जरूर देखिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन की याद में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वह 73वें संवैधानिक संशोधन की याद में मनाया जाता है। तो आंसर नंबर इसका डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि 73वें संवैधानिक संशोधन यानी 23 अप्रैल को क्या हुआ था कि राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पहली बार जो है मनाया मतलब राष्ट्रीय पंचायती दिवस शुरू किया गया था। लेकिन क्या हुआ कि पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस लागू किया गया। तब से जो है 24 अप्रैल को ही पंचायती दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय पंचायती राज मंत्री अभी वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में जो है केंद्रीय पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह हैं। ध्यान रखिएगा, गिरिराज सिंह। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 73वें संविधान संशोधन की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कर्नाटक बैंक के अंतरिम एमडी एवं सीईओ कौन बने हैं। कर्नाटक बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा शेखर राव। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। शेखर राव जो है कर्नाटक बैंक के अंतरिम एमडी एवं सीईओ बने हैं। कर्नाटक बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 18 फरवरी 1924 ईस्वी को। ठीक है, और 3 महीने के लिए मुख्य रूप से जो ये एमडी और सीईओ बन रहे हैं, ये शेखर राव, ये 3 महीने के लिए ही बन रहे हैं, क्योंकि जो कहने का मतलब अस्थायी रूप से जब इन एमडी और सीईओ का सिलेक्शन हो जाएगा तो इन्हें ये जो है शेखर राव ये हट जाएंगे। तो 3 महीने के लिए अस्थायी रूप से इनका चयन किया गया है। ध्यान रखिएगा, ये कर्नाटक बैंक के जो मुख्यालय है वह मंगलुरु कर्नाटक में ही है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम बताएं। संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 के विजेता का नाम क्या है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सोनम वांगचुक। ऑप्शन नंबर ए हो गया, सोनम वांगचुक। ठीक है, ये जो है पर्यावरणविद थे, इंजीनियर थे, शिक्षाविद थे। ठीक है, और ये संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार के लिए इन्हें 1 करोड़ रुपये की राशि दी गई। और इन्होंने जो है बहुत सारे वैज्ञानिक थे, तो बहुत सारी रिसर्च भी किए हैं। तो ध्यान रखने की बात है, एक बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्च है जो कि लद्दाख में जो है सूखे से निपटने के लिए इन्होंने आर्टिफिशियल ग्लेशियर का आविष्कार किया था, और उसका नाम जो है रखा था आइस स्तूप। ध्यान रखिएगा, आइस स्तूप। तो इनका जो है बहुत पॉपुलर जो है ये खोज था। तो इसके लिए जो है कहने का मतलब है ये संतो काबा मानवतावादी पुरस्कार जो है सोनम वांगचुक को दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व पुस्तक कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसका 23 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो गया, 23 अप्रैल। ध्यान रखिएगा 23 अप्रैल। और 23 इसकी थीम क्या है? तो इंडिजेनस लैंग्वेज यानी स्वदेशी भाषाएं। ध्यान रखिएगा, इंडिजेनस लैंग्वेज यानी स्वदेशी भाषाएं इसका थीम है। तो कभी कभी थीम भी पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा भारत के किस राज्य में
खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? बहुत वीवीआई है। भारत के किस राज्य में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मणिपुर। आंसर नंबर बी हो गया, मणिपुर। मणिपुर में जो है खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। 1891 ईस्वी में जो है एंग्लो मणिपुर युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ, जिसमें कि अंग्रेजों की जीत हुई थी, और उसी में जो सैनिक जो शहीद हो गए थे उसी की याद में खोंगजोम जगह था, जो एक पहाड़ी थी, उसी जगह पे ये युद्ध हुआ था, तो उसी की याद में खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। कहाँ पे? तो मणिपुर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का नाम बताएं। ध्यान रखिएगा, वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी। आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा दीपिका मिश्रा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो गया, दीपिका मिश्रा। ये जो है राजस्थान की रहने वाली हैं, और एयरफोर्स में जो है इनका पोस्ट जो है वह विंग कमांडर के पद पर है। ठीक है, ये बाढ़ राहत में जो है, बाढ़ राहत में इनका ड्यूटी लगाया गया, और उस दौरान इन्होंने 47 लोगों की जान बचाई, और यह अभियान जो है लगभग 8 दिन तक चला था। इसीलिए जो है इन्हें, यह वायुसेना की पहली महिला अधिकारी को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा दीपिका मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है किस देश ने अपने बैलिस्टिक डे सैन्य परेड में भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है? ठीक है, कह रहा है किस देश ने अपने बेसिटल डे सैन्य परेड में भारतीय प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है? ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर बी हो गया। फ्रांस जो है अपने बेसिटल डे सैन्य परेड में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फ्रांस में यह परेड जो है 14 जुलाई 2023 को होने वाली है। ठीक है, और कह रहा है कि फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, और वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो इमैनुअल मैक्रो है। ध्यान रखिएगा, इमैनुअल मैक्रो। ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कौन सा देश रहा है? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार, ध्यान रखिएगा कि व्यापारिक सबसे ज़्यादा लेन देन किसके साथ हो रहा है भारत का? 2022-23 के ताज़ा आंकड़े की बात कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यूएसए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? डी हो गया, अमेरिका के साथ। अमेरिका के साथ जो है सबसे बड़ा भागीदार है। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए कि सबसे बड़ा भागीदार है तो कौन कौन है। सबसे बड़ा जो है यहाँ के यानी ट्रेड पार्टनर जो है यूएसए है। दूसरे स्थान पे चीन है। ठीक है, दुनिया के अगर 192 देशों में देखा जाए तो टोटल 7500 प्रोडक्ट जो है भारत जो है निर्यात करती है। दुनिया के 192 देशों में लगभग 7500 प्रोडक्ट को निर्यात करती है। वहीं अगर देखा जाए 22-23 में तो 770.18 अरब डॉलर का आयात हुआ है, और 892.18 अरब डॉलर का जो है निर्यात हुआ है। ठीक है, तो चलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। सबसे व्यापारिक भागीदार 22-23 में यूएसए है, दूसरे स्थान पे चीन है। तो देखिए, भारत से निर्यात वाले सबसे बड़े देश, भारत से जो निर्यात किया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात, चीन, हांगकांग, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम। इस तरह से और आगे है नीदरलैंड, जर्मनी, बांग्लादेश और नेपाल। अब देखते हैं आयात करने वाले कौन कौन हैं। टॉप देश जो भारत से आयात करता है, जहाँ से भारत आयात करता है यानी भारत मंगाता है सामान, तो चीन से सबसे ज़्यादा मंगाता है। दूसरे स्थान पे अमेरिका, तीसरे स्थान पे यूनाइटेड अरब अमीरात, सऊदी अरब, रूस, स्विट्जरलैंड, हांगकांग। तो इस तरह से टॉप देश हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम को अप्रैल 2023 में मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा मिला है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाए, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो है अध्यक्ष कौन है? तो भूपेंद्र सिंह भल्ला। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जो है अध्यक्ष कौन है? तो भूपेंद्र सिंह भल्ला हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बिहार के किस जिले में
थावे महोत्सव आयोजित हुआ? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बिहार के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार के किस जिले में थावे महोत्सव आयोजन हुआ है? आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा गोपालगंज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। गोपालगंज में जो है थावे महोत्सव शुरुआत किया गया है और यह 15-16 अप्रैल को हुआ। ध्यान रखिएगा, 15-16 अप्रैल को। बिहार के जो है मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। ध्यान रखिएगा, गवर्नर कौन है? अभी चेंज हुआ है कुछ ही दिन पहले, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस राज्य के सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रॉनिक वाहनों में बदलने का लक्ष्य जो है रखा है? तो किस वर्ष तक सारे इलेक्ट्रिक वाहनों को बदलने का लक्ष्य रखा है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो 2030 तक। 2030 तक उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि सारे जो बिजली मतलब जितने भी डीजल पेट्रोल के वाहन हैं उन सभी को कोशिश करेंगे कि बंद करके और सभी सरकारी वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहन के रूप में बदलने का लक्ष्य रखा गया है। तो कब रखा गया है? 2030 तक का इसका लक्ष्य है। अगला देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि एनएचएआई ने देश में लगभग 1000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल OFC इंफ्रास्ट्रक्चर वाले डिजिटल हाईवे विकसित करने का लक्ष्य जो है तय किया है। ठीक है, तो कह रहा है कब से कब तक यह जो है ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो है डिजिटल हाईवे बनाया जाएगा? कब से कब तक लक्ष्य रखा गया है? आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2024-25 तक। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 2024-25 तक। कह रहा है कि NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, इसकी स्थापना जो है 1995 में ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ध्यान रखिएगा कि ये जो हाईवे विकसित कर रहे हैं इसके जो चेयरमैन कौन है? संतोष कुमार यादव। और इन्होंने क्या किया है कि ऑप्टिकल फाइबर जो कि बहुत तेज़ी से इसमें डाटा केबल एक दूसरे से मतलब ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर वाले डिजिटल हाईवे विकसित करने का लक्ष्य 2024-25 तक रखा है। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छी क्वालिटी का हाईवे होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है कि 5वीं भारत गुयाना संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई? ध्यान रखिएगा, 5वीं भारत गुयाना संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा जॉर्ज टाउन। ऑप्शन नंबर बी हो गया। भारत गुयाना की संयुक्त बैठक जो हुई है वह जॉर्ज टाउन में हुई है। ठीक है, जो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद, इन्होंने गुयाना के विदेश मंत्री के साथ 23 अप्रैल को यह डील की है, यानी इस बैठक में भाग लिया है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर हो जाएगा जॉर्ज टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के चेयरमैन किसे नियुक्त किया है? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा अरुण सिन्हा। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो गया। अरुण सिन्हा को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। आंसर क्या हो गया? ए हो जाएगा अरुण सिन्हा। ध्यान रखिएगा, NTRO का मतलब हुआ नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह तकनीकी जो है खुफिया एजेंसी है। ध्यान रखिए, NTRO जो है एक प्रकार की खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। यह जो खुफिया एजेंसी है यह सूचना जो है भारत के जो जितने भी इम्पोर्टेंट विभाग हैं जैसे IB, रॉ, इन सभी को सूचना प्रदान करती है। तो ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण सिन्हा को। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस क्रिकेट टीम के खिलाड़ी गैरी वेलेस ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ध्यान रखिएगा, जो क्रिकेट देखते होंगे उन्हें पता होगा कि गैरी वेलेस जो है संन्यास ले रहे हैं, वह किस देश के खिलाड़ी थे? आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए हो जाएगा। इंग्लैंड के खिलाड़ी थे, यानी इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर थे गैरी वेलेस। इन्होंने अप्रैल 2023 को सभी प्रारूप से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर हो गया ए, इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कि अंडर-20 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी इंडोनेशिया की जगह किस देश को मिली है? ध्यान रखिएगा, पहले इंडोनेशिया में होने वाली थी,
अब जो है जगह चेंज कर दी गई है। तो कह रहा है किस देश को मिली है इसकी मेज़बानी। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब जो है इसका आयोजन अर्जेंटीना में होगा, ध्यान रखिएगा, अर्जेंटीना में होगा। कब से कब तक होगा, तो 20 मई से 11 जुलाई तक होगी। राजधानी कहाँ है अर्जेंटीना की, तो ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ब्यूनस आयर्स। फुटबॉल T20 अंडर-20 फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी इंडोनेशिया की जगह अब अर्जेंटीना में होगा, ध्यान रखिएगा। बहुत BBI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के विजेता जो है यानी किसे चुना गया है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा आशा भोसले। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, आशा भोसले। ध्यान रखिएगा, BBI क्वेश्चन है। यह प्रख्यात गायिका है और लता मंगेशकर की छोटी बहन है। इन्हें जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। बहुत BBI क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा लता आशा भोसले। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब पिछले वीडियो का कुछ क्वेश्चन है जिसमें रिपीट किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत BBI क्वेश्चन है। अगला देखिए, कह रहा है किस देश में गृह युद्ध की वजह से 3000 से अधिक भारतीय फंस गए। आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूडान। आंसर नंबर क्या हो गया, सूडान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि केंद्र सरकार ने पहली अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन शुरू की, इसका नाम बताएं। ध्यान रखिएगा, बहुत BBI क्वेश्चन है ये। हाल ही में क्या हुआ कि पहली बार अंबेडकर सर्किट टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत की गई है। इसका नाम क्या रखा गया था, तो भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी हो जाएगा। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस देश ने अपने सभी न्यूक्लियर पावर प्लांट बंद कर दिए हैं। तो देखिए कौन सा ऐसा देश है। आंसर हो जाएगा जर्मनी। पिछले वीडियो में मैंने ये थंबनेल पे लगाया था। आंसर इसका क्या हो जाएगा, जर्मनी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो गया। आप लोग वीडियो देखिएगा तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पुरुषों और महिलाओं का एवरेज लाइफ जो है जीवित रहने की संभावना लगभग क्रमशः कितना है। आंसर क्या हो जाएगा, तो पुरुष का 71 और महिला का 74। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। पुरुष का 71 और महिला का 74 वर्ष है। एक्सपेक्टेंसी यानी जीवित रहने की संभावना 71 और 74 है पुरुष और महिला का। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि UNFPA रिपोर्ट के अनुसार स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश जो है कौन है। तो आपको पता होगा भारत हो गया है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। दूसरे स्थान पे चाइना हो गया। पहले स्थान पे तो चाइना था, लेकिन उनको पीछे करके भारत हो गया पहले स्थान पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, भारत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो लाभदायक है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये वीडियो का जो क्वेश्चन है वो लगभग यहीं तक लास्ट है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक कर दें। आपका सपोर्ट ज़रूरी है। तो आज के लिए यहीं तक, थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो मैं फिर कल लाता हूँ, तो आप ज़रूर अपना जो है सब्सक्राइब कर लें। आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।